Hello friends, welcome to my channel and myself SK Sharma, and in this video as you can see on the screen I will share the important questions and answers of MCO 15 unit wise, and let's see what are the important topics that you should revise for these exams. Now these are the contents of this chapter, and altogether there are 17 units that you are going to revise, and according to my suggestions you should revise this first chapter, overview of foreign trade, the second chapter, capital transfer and economic growth, balance of payment, then India's foreign trade, world trade and India, then we have textile and garments, then electronic commodities, engineering goods, uh, trade in services, European Union, Japan, SAARC and ASEAN and West Asia. So all these are important topics. MCO 15 फ्रेंड्स बेसिकली ये कमर्शियल ज्योग्राफी पे थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी होंगी इसके अंदर, फैक्ट्स फिगर्स, तो इसके ऊपर ज़्यादा है काफ़ी चीज़ें, एंड आपको ट्रेंड्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा लाइक एग्जाम्स में कि किस कौन सी कंट्री के साथ में या कौन से प्रोडक्ट का क्या ट्रेंड है। तो ये इसके लिए आपको थोड़ी सी मेमोराइज करनी पड़ेंगी फिगर्स। जो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड को ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो रेगुलेट करती हैं। तो यहाँ पे ये चार फॉरेन मतलब एक्ट्स के बारे में है। एक तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1992 में रिवाइज हुआ था लास्ट, एंड देन फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके ऊपर आपको अलग से शॉर्ट नोट भी मिल सकता है फीमा पे। उसके बाद में आ गया द कस्टम एक्ट 1962, ये भी बहुत ही काफ़ी पुरानी एक्ट है, एंड इस 1878 में ये एक्ट सबसे पहले बना था। बाद में बार बार इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, एंड नाउ लास्ट 62 में जो चेंजेस हुए थे जो अभी तक चल रहे हैं। देन अगेन वी हैव एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट। तो ये चार एक्ट हैं जो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्री। एज वी नो दैट ड्यू टू दिस इंटरनेशनल ट्रेड ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकती है। वी कैन इम्पोर्ट और वी कैन यूज द इंटरनेशनल क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, better use of country's resources. It leads to specialization, that is economies of scale, and it also enhances competitive environment in the country. एक अच्छा market बनाती है, competitive market, and it generates a lot of employment opportunities for the citizens. It helps in the economic development of a country, ये तो obvious है, and helps in the balance of payment. अगर balance of payment अगर unfavorable है तो फॉरेन ट्रेड से उसको बैलेंस कर सकते हैं। देन गुड रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट advantages of doing foreign trade. Then after you can get a short note on this foreign trade policy 2015 to 2020। तो इसके मेन विजन्स क्या थे और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ये आपको मतलब ये क्वेश्चन मिल सकता है। एंड ये जो मैं आपको जो जो ये शेयर कर रहा हूँ, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ माय स्टडी मटेरियल। इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो यू विल गेट दैट इन माय स्टडी मटेरियल। यूनिट 2 से आप कर सकते हैं मेन फंक्शंस ऑफ फॉरेन कैपिटल, जैसे कि ये सेविंग गैप, टेक्नोलॉजिकल गैप एंड गैप मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी था, सो दिस क्वेश्चन यू कैन गेट इन द एग्जाम्स। देन वी हैव सोर्सेस ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेस से एक कंट्री डेराइव कर सकती है। तो बेसिकली ये तीन सोर्सेस हैं। फर्स्ट इज फॉरेन एड, फॉरेन हेल्प, then external commercial borrowings, that is through foreign banks or any financial institutions like World Bank, IMF, and the foreign investment in the form of equity capital or private equity or reinvested earnings or other form of capital or investment and collaboration. So these are the major sources of foreign capital. ये question आपको मिल सकता है. You can get this question. This is also very important one.
व्हाट आर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड इनकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है, मेन एडवांटेजेस क्या है। काफ़ी इजी टॉपिक है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन, वी नो अबाउट दिस। एंड देन आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, इसके बारे में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि ये जो पॉलिसी 1991 में था ये काफ़ी चेंजेस लेके आए इंडिया के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। एंड ये क्वेश्चन आप जरूर रिवाइज करें। देन वी हैव इंडियाज फॉरेन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है तो वो किस तरीके से इंडिया से गया है एंड कौन कौन से फेजेस से गया है, हाउ इट ग्रोज। लाइक यहाँ पे बेसिकली 4 फेज हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई मीन फोर्थ मीन्स करंट फेज जो 2005 के बाद में है। सो ये सारे फेजेस में धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट गया है तो वो वर्कआउट करना है, वो देखना है आपको। देन दीज आर फ्यू पोटेंशियल सेक्टर्स ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया। यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फूड एंड फैशन इंडस्ट्री में कर सकती है, हॉस्पिटैलिटी में कर सकती है, सर्विस सेक्टर है, एंटरटेनमेंट अगेन सर्विस सेक्टर है। देन वी हैव स्पिरिचुअलिटी, ये इंडिया में वेरी कॉमन, लाइक योगा, मेडिटेशन एंड ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। एंड देन मास मार्केटिंग में कर सकती है एंड एजुकेशन, जैसे कि इंडियन टीचर्स, प्रोफेसर्स, तो ये भी काफ़ी फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन यू कैन गेट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस स्टार्टअप इंडिया। एज वी नो कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ था बेसिकली फॉर दिस इनोवेशंस, कोई भी नई चीज़ डिस्कवर करने के लिए, इनोवेट करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड ये जो आत्मनिर्भर भारत है और भी ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो स्टार्टअप इंडिया में ऐड हुए हैं। यूनिट 3 में चलते हैं, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन वेरी कॉमन टॉपिक। एंड इसमें आप कर सकते हैं कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इसके जो 2 डिफरेंट अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इसके मेन कंपोनेंट्स। एंड ये क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू करेक्ट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। लॉट ऑफ पॉइंट्स आर देयर, 10 पॉइंट्स हैं। लंबे क्वेश्चन के लिए आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं फॉर द एग्जाम्स। इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, बिल्कुल एक्सप्लेन करना है। एंड यू कैन ऑल्सो गेट वन डिफरेंस बिटवीन BOT एंड BOP, दिस इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन। ओके, यूनिट 4 में है इंडियाज फॉरेन ट्रेड। नाउ again, like why this foreign trade is important for India, just now we discussed more or less same, ज़्यादा difference नहीं है। then what are the main composition of foreign trade, इंडिया से जो foreign trade कर रहे हैं, इंडिया कर रही है, तो main items of import and main items of export, तो इस पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि इंडिया इंपोर्ट करती है ये सारे रॉ मटेरियल्स, कुछ कैपिटल गुड्स, मशीनरीज वगैरह करती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स, फूड ग्रेन्स एंड पेपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड दीज आर ऑल कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। इंडिया से कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, जैसे कॉफ़ी, टी, जूट, आयरन ओर और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ये सारे हो गए ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के अंदर। कुछ नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स, आयरन एंड स्टील, लेदर गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, तो ये सारी चीज़ें इंडिया से काफ़ी एक्सपोर्ट होती हैं। एंड कुछ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं इन आवर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एंड ये सारे पॉइंट्स को आपको एक्सपैंड करना है। तो जैसे कि इंडिया में जो प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, दे आर जनरली नॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देन इंडियन कॉस्ट आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव, देन दे यूज़ वेरी पुअर टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। इंडियन प्रोडक्ट्स आर नॉट रिलायबल एज कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल प्रोडक्ट। इंडिया लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, फाइनेंस, इंश्योरेंस, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, पावर की प्रॉब्लम है। एंड देन सप्लाई प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, सो दीज आर ऑल द लूप होल्स। एंड सम वीकनेसेस ऑफ इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, तो जो ट्रेड पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने जो फ्रेम किया हुआ है, तो व्हाट आर द मेन वीकनेसेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट, so you can also highlight these 8 points. Okay, यूनिट 5 में चलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड एंड इंडिया। सो इसके अंदर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसिंग इंडियाज ट्रेड विद द वर्ल्ड।
सो फ्रॉम दिस यूनिट यू कैन रिवाइज दिस क्वेश्चन। यूनिट 6 से देखते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स ऑफ इंडिया। यहाँ से आपको बेसिकली शॉर्ट नोट मिल सकता है बिकॉज एक्सपोर्ट प्रमोशन द डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय द एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये जून एग्जाम्स में आया था ये क्वेश्चन। सो यू कैन गेट फ्यू शॉर्ट नोट्स ऑन EPZ और EOU और SEZ और EPCG। सो इनके ऊपर आपको मिल सकते हैं शॉर्ट नोट्स। ओके, देन चैलेंजेस बिफोर एक्सपोर्ट प्रमोशन, कुछ एक जो इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं टू प्रमोट एक्सपोर्ट। सो व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस? सो बेसिकली दीज आर ऑल लाइक there is inadequate infrastructure in India, like congested ports, lack of connectivity, then outdated rail equipment, supply chain disruptions, high cost of finance, high collateral। तो बहुत सारे weaknesses हैं जो हाईलाइट कर सकते हैं हमारे आंसर्स में। देन ट्रेड बैरियर्स, इंडिया ये एक बड़े प्रॉब्लम है, लाइक टैरिफ्स, नॉन टैरिफ्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं। सो उससे क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड देन वी हैव द थर्ड वन, पॉलिसी लेवल बैरियर्स। हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, ट्रेड पॉलिसी, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसकी वजह से फॉरेन ट्रेड इतना पनप नहीं पाता जितना कि होना चाहिए। सो ये सारे पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं आंसर में। देन वी हैव यूनिट 8। यूनिट 8 में है टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स के ऊपर, एंड यहाँ पे यू कैन रिवाइज दिस टॉपिक, ओवरव्यू ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इसके जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, इसकी मेन स्ट्रेंथ, इसकी मेन वीकनेसेस, एंड द एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स टेकन बाय इंडिया in case of textile and garment industries. So this is also very important one. Unit 10 की तरफ चलते हैं, electronic industry. Now from this unit you should revise this NPE, that is National Policy on Electronics 2019। इसके ऊपर आपको मिल सकता है short note, very important question. Okay. Now to promote this electronic industries, there are some measures taken by the Indian government. उसके अंदर ये आपको याद रखना है, ये आपको मिल सकता है शॉर्ट नोट्स के लिए, समृद्ध। तो इसके अंदर ये इसके अंदर आप ये हाईलाइट कर सकते हैं ये सब पॉइंट्स। सम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स आर आल्सो क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देन there is a wide support for medical electronic industry, a lot of incentives given, and one again this fund has been created for electronic development, जिसको हम लोग बोलते हैं EDF. So this is also quite important. Unit 11 engineering goods, and as we know कि यहाँ पे engineering goods के अंदर सारी मशीनरीज आ गई, एंड इसमें आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिवाइज करना है, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स। सो ये स्ट्रेंथ हो गई, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो मैंने एक्चुअली पॉइंट्स में लिखे हैं ताकि इजीली लर्न हो जाए, एंड दीज आर ऑल वीकनेसेस। सो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं फॉर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, like what are the steps taken by the government to promote the export of engineering goods. So these are all points that you can expand in this answer. Then we have unit 12 trade in services. यहाँ से आप कर सकते हैं the different characteristics or features of services, जैसे intangibility, ये सारे points को आपको expand करना है. I have just written the points so that the length of the video will be shorter. You can't see the services, you can't feel that they are inseparable from the service provider. Then variability, different service provider offer different type of services that is heterogeneous in nature, and perishability, once you use the service it will vanish. Then reasons for increase in trade services in India, this is again an important question. Then we have some trend. ये MCO 15 में ट्रेंड को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आए थे जून में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको. सो ट्रेंड इन द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, सो यू शुड रिवाइज दिस वन. देन मेजर सर्विसेज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जैसे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, आर्किटेक्चरल सर्विसेज है, कंसल्टेंसी है, एंटरटेनमेंट है. देन वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज हैं जो इंडिया इज़ नोन फॉर दिस.
And again, the strength and weaknesses. These are all the strength of export of services from India, and these are few weaknesses. And again, like services की बात करते हैं तो you just can't skip this one, GATS, General Agreement on Trade Services, which is a part of WTO's initiative, and it was started in 1995 to promote and expand trade in services all over the world. Okay, friends, let's move on to Unit 13, United States of America. And आई थिंक जून से यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, तो यू कैन रिवाइज दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, लाइक चैलेंजेस और व्हाट आर द वीकनेसेस बिटवीन इंडो एंड यूएस रिलेशंस. हालांकि इंडिया यूएस, आई मीन अमेरिका, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही करता है अमेरिका के साथ में. एंड देखते हैं यूनिट 14 में यूरोपियन यूनियन है, एंड यूरोपियन यूनियन में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं लाइक जर्मनी, फ्रांस, इटली. सो इनके साथ में इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस, इतने अच्छे तो नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी लॉट ऑफ कंट्रीज़ वेयर इंडिया हैव गुड रिलेशंस विद देम. तो दिस इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड रिलेशंस, तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी मिल सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये मिल सकता है. सो you should revise this. Then trade prospect with EU, that is European Union. So this is again this question you should revise for the exams. The next question is from Unit 15, Japan. Now Japan के साथ में always India has a very positive relationship, very long relationship, right from Gautam Buddha. And so like Indo-Japan relationship पे you can get a short note. And India's trade composition with Japan, so like what type of commodities that India export to Japan, all these are the commodities. And India again like imports a lot of commodities from Japan, so that also you can revise. Then we have Unit 16, SAARC and ASEAN. Both these are very important. You should not ignore this topic, Unit 16. And as we know that Indo-Asian trade relations are very popular and very old. And this topic is also there in IBO 03. So very common topic. And both SAARC and ASEAN, you are to get this in this exam, December exams. So very important one. Then we have the next unit 17. Now this is the last unit, West Asia. Now West Asia में काफ़ी सारी गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ से इंडिया के ट्रेड रिलेशंस काफ़ी with some countries it is very good. So there are still some challenges, issues with this I mean West Asian countries, so that you should revise. And India has also some good opportunities with these countries. So our Prime Minister has taken a lot of positive steps to develop all these relationships, thereby creating the opportunities. So these are few important questions of MCO 15, and I hope you will get a lot of questions from here, and a very best of luck for the exams.